नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। मंत्री विजय वर्गीय के पीए पर हमला करने वाले कैब ड्राइवर शैलेश को मिली जमानत। वकील के तर्कों से सहमत होकर मिली जमानत। इंदौर में रेस्टोरेंट में रची गई थी साजिश, कोई सबूत नहीं, संचालक ने कही ये बात। सुपर कॉरिडोर पर स्थित है अवंतिका रेस्टोरेंट। राज और सोनम की कुंडली देखने वाले पंडित जी ने किए कई चौंकाने वाले खुलासे। उन्होंने बताया कि कुंडली के अनुसार 3 आरोपी अभी भी फरार है। शहर में कार शोरूम में चोरी करने वाले बदमाश सीसीटीवी में कैद हुए। कनाडिया थाना क्षेत्र का है मामला। राजा हत्याकांड में सोनम और राज को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। परिवार ने नार्को टेस्ट की मांग की है। लव जिहाद के विरोध में भाजपा महिला मोर्चा का प्रदर्शन। अनवर कादरी को बर्खास्त कर संपत्ति राजस्व करने की मांग। गांजा सप्लाई करने आए 2 तस्कर पकड़ाए। पुलिस ने ग्राहक बनकर डिलीवरी के लिए बुलाया। इंदौर के किसान परिवार ने जमीन धोखे से बेचने का लगाया आरोप। मामले में वर्षों से चल रही सुनवाई। प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के पीए रवि विजयवर्गीय पर कैब ड्राइवर से विवाद के मामले में जमानत मिल गई। कैलाश विजयवर्गीय के पीए रवि ने रेलवे स्टेशन जाने के लिए कैब बुक की थी। ज्यादा लगेज का अतिरिक्त शुल्क मांगने पर कैब ड्राइवर शैलेश से विवाद हो गया, जिसके बाद उस पर रवि और उनके बेटे पर चाकू से हमला कर जान से मारने की धमकी भी दी गई। हालांकि वकील राम बजाड़ गुजर ने कोर्ट में इस घटना को असत्य बताते हुए तर्क रखे, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर शैलेश को 20,000 रुपये की जमानत कर रिहा कर दिया है। इससे पहले शैलेश को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, जहां जिला उप जेल में एक कैदी हेमंत ने उस पर नुकीली वस्तु से हमला कर दिया। घायल शैलेश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसमें क्या हुआ था कि 28/4/2025 की एक घटना थी, जिसमें ऑनलाइन नमन विजयवर्गीय जी के द्वारा इसके अंदर एक उबर ऐप के द्वारा एक कार बुक की गई थी। उस सामान को लेकर विवाद हुआ था। उस विवाद को लेकर पुलिस थाना पलासिया के द्वारा इसके अंदर 307 का मुकदमा पंजीबद्ध किया गया था और इसके अंदर 2 माह से वो अभियुक्त जो था जेल में था और जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा इसमें जमानत ग्रांट कर दी गई है। जो आरोपी है उसके साथ जेल में भी कुछ हरकतें हुई थी, कुछ बार हुआ था, क्या था वो पूरे मामला? ये अभियुक्त जो था वो जेल के अंदर उसके गाल के ऊपर किसी के द्वारा कोई चोट कारित की गई थी और उसके बाद में जिला जेल के द्वारा इसको इंदौर छोड़ के जिला जेल भोपाल कर दिया गया था, अन्य जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था इसको। और बाद में जब पता चला था वो मंत्री जी के जो फरियादी थे, मंत्री जी के निजी सहायक थे। कैसे जमानत का क्या है उसका जमानत ग्राउंड क्या बना और जिससे जमानत मिली? जमानत का ग्राउंड ये था कि जो एक्यूज़ था उसकी एज लगभग 48 के अबाउट थी। बहुत गरीब परिवार से वो था। उसका प्रीवियस किसी प्रकार का कोई इतिहास नहीं था और जो मेडिकल की जो क्यूरीज़ थी उसमें टोटल मिला के आहत को जो 3 चोटें आई थी, 3 में से 2 सिंपल इंजरी थी और 1 जो थी ग्रीवियस थी। इसमें चालान प्रस्तुत हो चुका था, तो न्यायालय के द्वारा इसी ग्राउंड्स के ऊपर उसको जमानत का लाभ दिया गया। आपराधिक रिकॉर्ड उसके थे? उसका आपराधिक रिकॉर्ड किसी प्रकार का एक भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। सामने वाले ने आपत्ति ली थी क्या? नहीं, इसके अंदर ऑब्जेक्शन नहीं आया था किसी प्रकार का। चालान इसमें प्रस्तुत हो चुका था। इस ग्राउंड पे माननीय न्यायालय के द्वारा इसमें जमानत ग्रांट की गई। धारा बोलो। इसमें 307 थी, 326 थी और अन्य जो है बीएनएस के अलग-अलग सेक्शंस थी इसके अंदर। जेल पे भी हमला वगैरह हुआ था? हाँ, जेल के अंदर भी इस एक्यूज के ऊपर हमला किया गया था, जो किन्हीं 2 लोगों का नाम इसमें मेंशन भी किया गया था इसके। अभी उस पर कोई कार्रवाई होगी क्या जिन्होंने हमला किया था? नहीं, हमारा जो अभियुक्त है इसके अंदर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं चाह रहा है। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में 3 आरोपियों को इंदौर से गिरफ्तार किया गया था, जबकि 1 बीना से गिरफ्तार हुआ था। इस पूरे मामले में सुपर कॉरिडोर पर स्थित एक अवंतिका रेस्टोरेंट का नाम भी सामने आया था, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि आरोपियों ने यहीं पर प्लानिंग की थी। फिलहाल रेस्टोरेंट संचालक का कहना है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। बताया जा रहा है कि सुपर कॉरिडोर स्थित अवंतिका रेस्टोरेंट में आरोपियों ने हत्याकांड समेत कई योजनाएं बनाई थी। शिलांग में पूछताछ के दौरान इस रेस्टोरेंट का नाम सामने आया। रेस्टोरेंट संचालक ने सफाई देते हुए कहा कि वहां कई लोग आते हैं, उनका काम सिर्फ सेवा देना है, उन्हें किसी भी साजिश की जानकारी नहीं थी। उन्होंने वारदात को बेहद घिनौना बताया और कहा कि यदि पुलिस की किसी भी तरह की मदद चाहिए तो वे उनका पूरा सहयोग करेंगे। भैया हो सकता आए हो या नहीं भी आए हो, और हमारे यहाँ तो कई प्रकार के कस्टमर आते हैं, कई कस्टमर आते हैं। हम किसी के मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है हम किसी का क्या बोल सकते हैं। अब व्यक्ति बैठा है वो एक आदमी के लिए हम थोड़ा बैठ पाएंगे उसके बाद कि क्या बात कर रहा है क्या नहीं कर रहा है।
तो कैसे आपके रेस्टोरेंट का नाम सामने, आपको कैसे पता चला कि नाम सामने आया? एक हमें न्यूज के मार्फत पता चला कि वो उन्होंने जो कबूला है, जो अभी इनका जो रिमांड हुआ है उसमें उन्होंने कबूला कि हम उस रेस्टोरेंट पे गए थे, हो सकता आए हो या कहीं प्लानिंग करके यहाँ खाना खाने आए हो या यहाँ खाना खाने के बाद कहीं प्लानिंग करी हो। हम कुछ कह नहीं सकते इस विषय में। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में जो घटनाक्रम इंदौर के लिए हुआ है? ये तो इंदौर शहर के लिए बहुत शर्मसार करने वाला कांड हुआ है ये, जिसके साथ आपने 7 जन्मों की कस्में खाई थी और वो 7 दिन में उसको मौत के घाट उतार दिया। ये बहुत दर्दनाक हादसा है ये। आप उनमें से किसी एक को जानते हैं या शकल से कभी कुछ देखा हो? नहीं सर, ऐसा देखा हुआ तो कुछ भी नहीं है मेरा, और हो सकता आए भी हो नहीं भी आए हो, क्योंकि कहने को है कि यहाँ से जो मेरा रेस्टोरेंट है यहाँ से उनके घर की दूरी 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। फिलहाल पुलिस की मदद करोगे? जी बिल्कुल करेंगे, हमारे से जो होगा। इंदौर में रहने वाले एक पंडित द्वारा राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की कुंडली के आधार पर कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उनका कहना है कि ग्रह सब कुछ बोल देते हैं और इसी कारण से उन्होंने ग्रह के अनुसार यह खुलासा किया है। और उनका मानना है कि इस प्रकरण में और भी 3 आरोपी हैं, जिनमें से 1 महिला और 2 पुरुष आरोपी हैं, क्योंकि कुंडली में ग्रह बता रहे हैं। राजा और सोनम की कुंडली परिवार के कहने पर उन्होंने देखी थी, तभी उन्होंने यह खुलासे किए थे। पंडित अजय दुबे ने बताया कि वे राजा रघुवंशी के मृत्यु कार्यक्रम में शामिल हुए थे। वहीं पर परिजनों के कहने पर उन्होंने राजा और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी की कुंडली भी देखी थी। कुंडली के अनुसार सोनम पर शनि की 7.5 और मंगल दोष था, जबकि राजा की कुंडली में मृत्यु योग बन रहा था। पंडित के अनुसार उन्होंने शुरुआत में ही बता दिया था कि घटना में किसी महिला का हाथ है, जो बाद में उनकी पत्नी ही निकली। उनका कहना है कि अभी केवल 5 आरोपी पकड़े गए हैं, जबकि 1 आरोपी और 2 पुरुष और भी शामिल हो सकते हैं। उन्होंने दावा किया है कि ग्रह स्थिति पहले ही संकेत दे चुकी थी और पुलिस जांच में कई और बड़े खुलासे कर सकती है। देखिए, जो कुंडली अपन ने प्रश्न कुंडली देखी थी तो उसमें जो चीज़ें निकली थी, तो पहली चीज़ तो ये निकल रही थी उन्होंने प्रश्न के आधार पर कि सोनम उसमें हत्या में शामिल है, ये चीज़ें अपन ने क्लियर कर दी थी। और दूसरा प्रश्न फिर उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है ये है, लेकिन सोनम जिंदा है तो किस स्थिति में है, सारी चीज़ें अपन ने उनको बता दी थी। ये कुंडली कब देखी थी आपने? ये अपना उठावना होता है, उस दिन गए थे हम शांति पाठ के लिए किसके यहाँ पर? राजा के यहाँ। तो उनकी जब माताजी ने उन्होंने माताजी ने प्रश्न किया था और उस प्रश्न के आधार पर ये सारी चीज़ें निकली थी। क्या कुछ निकला था? आपने कुछ आरोपियों के बारे में भी उनको जानकारी दी थी? हाँ, तो ये संख्या उनने पूछी थी कि चलिए ठीक है सोनम है, अपन ने मान लिया, मानने को तैयार नहीं थे लेकिन मान लिया। और फिर उसमें ये उन्होंने पूछा था कि इसमें कितने शामिल हो सकते हैं, कौन कौन है, तब उसमें निकला था कि 3 पुरुष हैं, 1 महिला निकल रही थी, तो वो सोनम थी, और 3 पुरुष थे तो वो आ चुके हैं बच्चे। फिर उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज ये और कितने हो सकते हैं। और भी कितने आरोपी इसमें भी हो सकते हैं? हाँ, तो फिर उसमें 8 से 10 संख्या आ रही थी, तो वो भी अपन ने क्लियर बता दिया था। अभी और भी आरोपी बाकी है कुंडली के अनुसार? हाँ, ये सब सामने आ जाएंगे। कितने लोग और सामने आ सकते हैं? अभी इसमें 5 हो गए, 4-5 लोग और हो सकते हैं। इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र में गाड़ी के शोरूम में चोरी करने वाले बदमाशों की तलाश सीसीटीवी कैमरे के आधार पर की जा रही है। बताया जा रहा है कि चोरों ने शोरूम के बंद होकर सबके घर चले जाने के बाद रेकी कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह के मुताबिक कनाड़िया थाना क्षेत्र स्थित प्रिंस हुंडई कार का शोरूम है, जहां पर अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। सीसीटीवी के आधार पर उन चोरों की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि चोरी के बाद यह सीसीटीवी वायरल हुए थे, लेकिन इन सीसीटीवी के आधार पर चोरी की तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि शोरूम में रखी हुई नगद राशि चुरा कर ले गए हैं, जिनकी तलाश सीसीटीवी के द्वारा की जाएगी। और थाना कनाड़िया के अंतर्गत जो रोड है उससे किनारे एक हुंडई का शोरूम है। वहाँ पर रात्रि में लगभग 2:30 बजे के आसपास 2 अज्ञात चोर उसमें बाउंड्री कूद करके घुसे थे और उनके द्वारा वहाँ पर लगभग 17-18 हज़ार रुपये की जो नकदी थी वो चुराई गई। पुलिस ने इसमें जो हाउस ब्रेकिंग नकबजनी का अपराध पंजीबद्ध किया है और फुटेज के आधार पर उसमें टीम लगाई गई जो पतासाजी कर रही है। शिलांग में राजा रघुवंशी के हत्याकांड के बाद उन्हीं की पत्नी सोनम रघुवंशी का नाम सामने आने के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए और लगातार कार्रवाई के दौरान 4 अन्य आरोपियों को भी पकड़ा गया था। शिलांग पुलिस ने 8 दिन की पीआर के बाद
में कल फिर से 2 दिन की पीआर ली गई। पीआर केवल सोनम राज की दी गई, जबकि इसको लेकर परिवार ने असंतोष जताया है। राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि सोनम रघुवंशी बेहद चालाक और शातिर है। उन्होंने आरोप लगाया है कि वह इस हत्याकांड की मुख्य साजिशकर्ता हो सकती है। विपिन ने कहा कि सोनम पिछले 8 दिनों में कुछ नहीं बोली, तो अब 2 दिन की पुलिस रिमांड क्या बताएगी। उन्होंने पीआर बढ़ाने और नार्को टेस्ट की मांग की है। आपको बता दें, शिलोंग पुलिस ने सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा को 2 दिन के रिमांड पर लिया है, जबकि 3 अन्य आरोपी आकाश राजपूत, विशाल चौहान और आनंद कुर्मी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। विपिन रघुवंशी का कहना है कि इस मामले में किसी बड़े व्यक्ति की भूमिका हो सकती है, इसलिए गहराई से जांच होनी चाहिए और परिवार से भी कड़ी पूछताछ की जानी चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से आज अपने 3 आरोपी को जो है जेल भेजा गया है, तो सोनम और राज दोनों के 2 दिन की रिमांड ली गई है। तो मैं मेघालय पुलिस से खाली एक ही मांग करता हूँ, उसमें ये हूँ तो 2 दिन की रिमांड में कुछ होना नहीं है, क्योंकि सोनम इस तरह सातिर है। तो सोनम ने 8 दिन में कभी तक कुछ कबूला नहीं कभी है, तो सोनम के लिए 2 दिन की रिमांड कुछ भी हो सकती नहीं। इस रिमांड को आगे बढ़ाया जाए और अपने सोनम का नार्को टेस्ट कराया जाए। जिस प्रकार सोनम पुलिस को गुमराह कर रही है, हो सकता है इसमें मुझे यकीन भी है, तो सोनम के पीछे जो है किसी न किसी बड़े आदमी का हाथ इसमें है। जिस प्रकार से सोनम जो है साथी बन के जा रही है, वो कुछ बोल नहीं पा रही है। अब भैया, जिस तरह से इंदौर में भी शिलांग पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है, 3 दिन में तकरीबन 20 लोगों के बयान ले चुके हैं और इन लोगों के बयान लेना चाहिए शिलांग पुलिस को, जिससे ये हत्याकांड का जो घटनाक्रम है जिसके पीछे आप कई लोगों के होने के दावे लगा रहे हैं, तो खुलासा हो सके। देखिए, मैं किसी भी दावा लगाने से तो है ना, और मैं किसी नाम ले रहा हूँ, मेरा खाली एक ही मानना है, ये है तो सोनम से नार्को टेस्ट की जांच की जाए। सोनम के मन में क्या है, सोनम अभी तक बता नहीं पा रही खुल के, और सोनम पुलिस को गुमराह से कर रही है। सोनम पहले कहती है मैंने मारा है, फिर कहती मैंने नहीं मारा है, फिर कहती मैं दूर खड़ी थी, फिर कहती मैं पास मैंने खुद ने उठा के फेंका है। इसी प्रकार से सोनम जो है मेघालय पुलिस को गुमराह कर रही है। मेरा एक ही मानना है, सोनम की नार्को टेस्ट जांच की जाए। जिस प्रकार से सोनम ने इसके माता पिता से कहा था, तो मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मेरी शादी उससे करा दो, शादी नहीं कराते हो तो जिसे तुम शादी कराओगे उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं आज भी बोल रहा हूँ आपको, मैं तो सोनम की नार्को टेस्ट जांच जरूरी है। क्या इनकी माताजी से भी पूछताछ होनी चाहिए, सोनम की मां से भी इस पूरे घटनाक्रम को? होना चाहिए, जो अभी तक हो नहीं पाई है। आज करीब 15 दिन हो चुके हैं, उसमें कोई जांच हो नहीं पाई है तक, ना पूछताछ उनसे की है। सोनम की सहेलियों को भी ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि जानकारी में था इस पूरे हत्याकांड? देखिए, मुझे उसकी सहेली के बारे में कुछ पता नहीं है, तो सहेली इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। और जिसका मैंने बोला था उससे आज तक पूछताछ नहीं की गई है, लगता ही है। इसके अलावा एक आज ड्राइवर भी सामने आया जिसने दावा किया है कि इसने सोनम को इंदौर से गाजीपुर में जाकर ले जाकर छोड़ा, तो क्या उससे और पूछताछ होना चाहिए, सख्ती से पूछताछ होना चाहिए? देखिए, ड्राइवर एक होता है जिसको सिर्फ सवारी से मतलब होता है, तो मैं नहीं जानता, तो उसको कुछ पता होगा, लेकिन इतना निश्चित हो गया कि ये रुकी थी यहाँ आकर। इसका आइडिया कुछ नहीं है। लव जिहाद के बढ़ते मामलों को लेकर भाजपा महिला मोर्चा द्वारा प्रदर्शन किया गया। महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं द्वारा संभागायुक्त कार्यालय पर नारेबाजी कर विरोध जताया गया। भाजपा महिला मोर्चा ने कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी के पद से बर्खास्त करने और संपत्ति को राजसात करने की मांग रखी है। हाल ही में कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी पर लव जिहाद के आरोपियों को 3 लाख रुपए की फंडिंग करने का गंभीर आरोप सामने आया है। वाणगंगा थाने में उनके खिलाफ लव जिहाद को बढ़ावा देने का केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने फरार अनवर कादरी की गिरफ्तारी के लिए 10,000 का इनाम घोषित किया है। वहीं भाजपा महिला मोर्चा ने संभागायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा है और कादरी को पार्षद पद से बर्खास्त करने, उनकी संपत्ति जब्त करने तथा जल्द ही जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। नगर अध्यक्ष शैलजा मिश्रा ने कहा कि यह मामला इंदौर और प्रदेश के लिए शर्मनाक है और इसकी गहन जांच होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चे के द्वारा हमारे नगर अध्यक्ष माननीय सुमित मिश्रा जी की अनुमति से आज हम यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए इकट्ठा हुए हैं और हम महिलाओं में काफ़ी रोष है कि हमारी बहन बेटियों को क्या अनवर कादरी ने इतना सस्ता समझ रखा था कि उन्होंने लव जिहाद को इस तरह से यहाँ फैलाया है। उसके लिए हम लोग अनवर कादरी के लिए ये मांग करते हैं कि उन्हें तुरंत कांग्रेस से निष्कासित करना चाहिए और यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मेरा आग्रह है
कि ऐसे लोगों को कम से कम तुरंत निष्कासित करें, क्योंकि आज हमारे यहाँ नारियों का बहुत सम्मान है और नारियों के साथ इस तरह लौ जिहाद फैलाकर वो हम नारियों के सम्मान में काफ़ी वो कर रहे हैं। इसके लिए हम महिला मोर्चा काफ़ी रोष व्यक्त करते हैं। उनकी संपत्ति को राष्ट्र साथ करना चाहिए, हमारी मांग यही है और हम आज यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं। इंदौर के खजराना इलाके में पुलिस ने 20 किलो गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ग्राहक बनकर यह कार्रवाई की। आरोपियों को डिलीवरी के लिए बुलाया गया था, जहां पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। टीआई मनु सेंधव को सूचना मिली कि बदनावर के गोडीखेड़ा गांव के प्रेम पुत्र अमर खदेड़ा और सोमा पुत्र मान अंसारी गांजा बेचते हैं और इंदौर में भी सप्लाई करते हैं। पुलिस टीम ने ग्राहक बनकर दोनों में संपर्क किया और खजराना बुलाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से करीब 20 किलो गांजा बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस ये जांच कर रही है कि ये लोग और किन किन लोगों को गांजा सप्लाई करते हैं। वहीं दूसरी ओर तिलक नगर थाना पुलिस ने मोबाइल लूट के मामले में अखिलेश रावत नामक के युवक को गिरफ्तार किया। उसके पास से 12 से ज्यादा चोरी और लूटे हुए मोबाइल भी बरामद हुए। 6 जून को करिश्मा गुर्जर ने मोबाइल लूट की शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई की थी। आरोपी पहले फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन कर्ज में डूबने के कारण लूटपाट करने लगा। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है कि क्या वह किसी गैंग से जुड़ा है। इंदौर पुलिस के द्वारा ड्रग्स के विरुद्ध में लगातार कार्रवाई की जा रही और हाल में एक पुलिस मुख्यालय के पुलिस मुख्यालय का भी एक ड्रग्स के विरोध में एक अभियान चलाया गया है। इस संबंध में जब कार्रवाई की गई है तो एक बड़ी सफलता थाना खजराना को मिली है। जब 2 संदिग्धों को देर रात जब चेकिंग के दौरान चेक किया गया RE2 पर, तो ये 2 आरोपी मोटरसाइकिल पर मिले हैं। एक का नाम सोमा है, दूसरे का नाम प्रेम है। ये दोनों ही आरोपी जिलाधार बदनावर उसके पास के रहने वाले हैं। जब इनको चेक किया गया तो इनके पास में एक बोरा, 2 बोरे टाइप में कुछ सस्पेक्टेड मटेरियल दिखा। उसको जब चेक किया गया प्रॉपर रूप से तो उसमें गांजा पाया गया है। इसको NDPS एक्ट के तहत कि जो धारा 8/20 है उसके तहत उसको सीज किया गया है। और जब पूरे मामले को इसकी जब बेइंग की गई है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो ये पूरा जो गांजा है 20 किलो से अधिक मिला है, जिसकी मार्केट में कीमत 5 लाख से भी अधिक है। इस पूरे मामले में जब आरोपियों से पूछताछ की गई, जो दोनों ही आरोपी पूर्व में भी इस प्रकार के जो ड्रग्स के कारोबार में संलिप्त रहे हैं। सोमा पूर्व में भी गिरफ्तार हुआ है, साथ में जो इसका प्रेम है इसके ऊपर भी कुछ आपराधिक प्रकरण एक्साइज एक्ट के मिले हैं। अभी दोनों ही आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। इनका PR लेकर के अब तक इन्होंने इंदौर में कहाँ इस प्रकार की पैडलिंग की है और कहाँ से लाते थे, पूरे मामले का जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड जो एनालिसिस है वो पूरे इस मामले की जा रही है। जो खजराना की पूरी टीम है उसको थाना प्रभारी खजराना और उनकी पूरी टीम को इस संबंध में उचित जो पुरस्कार है वो भी दिया जाएगा। सर कहाँ से लेके आए थे? खेत से लेके आए? बेसिकली ये जो आरोपियों से जो पूछताछ की गई है इसमें आरोपी जो प्रेम है इसका वहाँ जो धार के पास वहाँ ग्राम जो जंगल है उसमें खेत है, वहाँ भी कुछ उगाते हैं और उसी एरिया से वहाँ से लाते हैं और उसके बाद इंदौर में अलग अलग मात्राओं में ये बेचते हैं। कितनी बार आ चुका है कुछ पता है? पिछले ये कई बार आ चुका है और इससे पहले भी कुछ समय पहले ये इंदौर में एक बार जो सोमा है वो पकड़ा भी गया है और लगातार अभी काफ़ी दिनों से यहाँ सक्रिय थे। उसकी जानकारी पुलिस को लग रही थी और उस पर कार्रवाई हुई है। दिनांक 6 मार्च को एक मोबाइल चोरी की घटना हुई थी और इसमें एक अपराध भी थाना तिलक नगर में पंजीबद्ध हुआ था। पुलिस के द्वारा लगातार उसमें पतासाजी के प्रयास किए जा रहे थे। थाना तिलक नगर ने उसमें वर्कआउट किया और एक सस्पेक्ट अखिलेश नाम के व्यक्ति को पकड़ा है। ये बेसिकली रामू खेड़ी जो खुरेल थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव है वहाँ का रहने वाला है और यहाँ ये स्कीम नंबर 140 और जो आउटर एरिया में ये इसकी काफ़ी आमद रफत थी। जब इससे पूछताछ की गई तो ये जो चोरी किया गया मोबाइल है वो बरामद हुआ। इसके अलावा इससे 11 मोबाइल और मिले, मतलब इससे अब तक 1 दर्जन मोबाइल जब्त हो चुके हैं। सभी मोबाइल हाई एंड के हैं। जब इससे पूछताछ और की गई तो इसने बताया कि इसने कुछ कर्ज लिया था और ये कर्ज चुका नहीं पा रहा था। उसी कर्ज से छुटकारा पाने के लिए इसने इस प्रकार की चोरी करना स्वीकार किया था और ये महंगे मोबाइल चुराता था और उसको उसके बाद बेच दिया करता था। पुलिस अभी जो ये जब्त मोबाइल हुए उनमें कहाँ से चोरी हुए
इस संबंध में भी सभी थानों से जानकारी प्राप्त की जा रही है और कार्रवाई की जा रही है। सर किसको बेचता था कुछ बताया है? अभी इसने जो मोबाइल अपने पास रखे हुए थे और उसी के उसमें फिराक था, क्योंकि अभी ये नया चोर है और नया चोर अभी इसने शुरुआत ही की थी और इसका उद्देश्य था कि इसमें जो मोबाइल चुरा करके और काफ़ी अच्छा इससे पैसा कमाया जा सके। इंदौर जिले के किसान परिवार ने अपनी जमीन को धोखे से बेचने का आरोप लगाया है। इसको लेकर किसान परिवार द्वारा कोर्ट का रुख किया गया, जिसकी पिछले कुछ सालों से सुनवाई हो रही है। किसान परिवार की अधिवक्ता भावना राय कंवर ने बताया कि बुधवार को इस केस में अंतिम सुनवाई होना थी, लेकिन इस केस को अन्य कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। और वहीं पीड़ित परिवार के संतोष कुमावत ने बताया कि उनके पिता राम गोपाल कुमावत की मृत्यु हो गई है, जबकि उनकी आखिरी इच्छा थी कि वे मरने से पहले इस केस का निर्णय देखना चाहते थे। किसान परिवार के संतोष कुमावत ने बताया कि 1965 में उनके पिता रामगोपाल कुमावत और रमेश चंद्र ने अरंडिया गांव में 21 बीघा जमीन खरीदी थी। वर्षों तक दोनों ने मिलकर खेती और आपसी सहमति से जमीन के बराबर बंटवारे का निर्णय लिया था, लेकिन बंटवारे के लिए दिए गए आवेदन में रामगोपाल की जगह किसी और का नाम जोड़कर धोखाधड़ी की गई है। पूरी जमीन उसी नाम पर दर्ज की गई है। पीड़ित का आरोप है कि उनके हिस्से की जमीन भी 3 साल पहले रमेश चंद्र ने सागर चावला को बेच दी थी, जिस पर अब कॉलोनी बन रही है। कैंसर पीड़ित रामगोपाल कुमावत ने कोर्ट में केस दाखिल कर दिया है, जिसकी सुनवाई के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। वहीं केस की पैरवी कर रही अधिवक्ता भावना राय कंवर ने बताया कि बुधवार को केस की अंतिम सुनवाई होनी थी, लेकिन इसे किसी अन्य कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। सर हम ये चाहते हैं कि जो रेरा ने जो दिया अनुमति ये नहीं देना चाहिए, बिगर ये देख के मतलब अनुमति दे दी तो मतलब अनुमति कैसे दे। और मतलब ऐसा क्या है कि जो सब मिले शंकर लालवानी का जो रिश्तेदार है सागर चावला, इनने सब मिलजुल के सब ये चला रहे हैं। और मतलब हम अंतिम न्याय चाहते हैं कि न्याय मिल जाए हमको माननीय मुख्यमंत्री जी से कि मतलब ये बगैर उससे अनुमति कैसे दे दी मतलब रेरा ने। क्या कहेंगे? बस हम तो न्याय मिलना चाहिए कि न्याय चाहते हैं सर हम तो। ऐसा फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए सर। आज बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि राम गोपाल जी जिनके बारे में आपने सुना ही होगा, द स्काई लग्जरीज ग्रीन कॉलोनी बनी हुई है उनकी ज़मीन पे। तो राम गोपाल जी ने अपने भाई रमेश चंद्र के साथ एक ज़मीन खरीदी थी, जो कि साथ में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पे खरीदी थी सन 1965 में, एकदम एग्जैक्ट याद नहीं है, बट 1965 में ज़मीन खरीदी थी। उसके बाद राम गोपाल जी कंटिन्यू बीमार रहे, तो 2007 में या 6 में 2002 में रमेश चंद्र ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में मेरे जो क्लाइंट है राम गोपाल जी, उनका नाम काट के और कटवा के या जो भी हुआ, बाबूलाल जो उनके छोटे भाई है राम गोपाल जी के, उनका नाम चढ़वा दिया। उसके बाद रमेश चंद्र ने और बाबूलाल कुमावत ने आपस में मिलजुल के एक कॉलोनी स्काई लग्जरीज ग्रीन के नाम से वहाँ पे बना दी। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे यहाँ जो रेरा अप्रूव होना चाहिए, तो सबसे पहले चेन डॉक्यूमेंट, लिंक डॉक्यूमेंट देखे जाने चाहिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रेरा अप्रूव हो गया और काफ़ी नामी लोग हैं वो, जो भी इनका नाम लेना ठीक नहीं है, बाकी कॉलोनी का नाम तो सब जानते ही है, फेमस है। प्लॉट भी कट रहे हैं। अब मेरे क्लाइंट जो राम गोपाल जी हैं, उनका ट्रायल कोर्ट में 7/11 की एप्लीकेशन पे ही बिना सुने ही, बिना ट्रायल चलाए उसे डिसमिस कर दिया गया था। उस 7/11 के आदेश के अगेंस्ट मेरे क्लाइंट ने यहाँ पे अपील की गई थी अपर जिला न्यायाधीश के यहाँ। माननीय अपर जिला न्यायाधीश के यहाँ अंतिम बहस थी आज। इसके पहले अंतिम बहस जो वैकेशन के पहले वर्किंग डे था कोर्ट का, उसमें थी, बट सामने वाली पार्टी ने एक ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन लगाई डीजे साहब के यहाँ, तो डीजे साहब ने उसको डिसमिस कर दी। वो बोला कि नहीं, वहीं पे सुना जाए जहाँ पे केस चल रहा है। तो आज अंतिम दिनांक पे सुनवाई थी, और जब हम 11 बजे से कोर्ट में गए, देखा तो पता चला कि फाइल नहीं है हमारी। 12 बजे तक डीजे साहब से निवेदन किया कि साहब आज हमारा जो प्रकरण है अंतिम बहस पे है, और कोर्ट में हमारा आवेदन जो, चूँकि राम गोपाल की मृत्यु हो गई थी, तो राम गोपाल जी के एलआर को हमें रिकॉर्ड पे लाना था, बट रिकॉर्ड पे लाने की जो एप्लीकेशन हम फाइल करना चाह रहे थे आज, वो
बोर्ड ने ली नहीं या बोला कि नहीं अभी फाइल नहीं है, तो हमने जानना चाहा कि भाई हमारी फाइल कहाँ है। तो हमने माननीय जिला न्यायाधीश महोदय से ओरली निवेदन किया कि सर मेरी फाइल कहाँ है। तो उनने बोला कि सर मैडम अभी कोई लिखित में आवेदन आदेश तो नहीं हुआ है कि फ़ाइल ट्रांसफ़र हो गई है, आप उसी कोर्ट में आवेदन दीजिए। फिर बहुत विनती करने के बाद आज मेरा आवेदन 22/3 का अपीलार्थी मृतक अपीलार्थी के एलआर को रिकॉर्ड पे लेने के लिए मैंने फ़ाइल किया, तो वो अभी रिकॉर्ड पे लिया है। और बट दुर्भाग्य की बात है कि अंतिम बहस के समय पे मेरी फ़ाइल अचानक से ट्रांसफ़र कर दी गई। इतना हुआ है इसमें। अब बहुत लंबा समय लग चुका है और अभी भी लग तो नहीं रहा है कि न्याय में यदि इतना विलम्ब हो जाए तो न्याय ना देने के बराबर ही है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग ये जितनी भी प्रोसीडिंग होती हैं कि हाँ ट्रांसफ़र एप्लीकेशन लगाना या केस को अचानक से पहले डीजे साहब ने डिसमिस कर दी थी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन, फिर उसके बाद आज अचानक से केस हमारा ट्रांसफ़र हो गया। तो ठीक है, हम न्याय का सम्मान करते हैं कि माननीय महोदय ने कुछ सोच के ही ट्रांसफ़र किया होगा, हम सम्मान करते हैं और हमें करना भी चाहिए। जुडिशल ऑर्डर है, मानना तो पड़ेगा। अब यही है कि कब प्रकरण की सुनवाई होती है, कब इनको न्याय मिलता है, देखते हैं। कि जो राम गोपाल जी हैं वो कैंसर से पीड़ित थे, तो सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था में कि इतना विलम्ब होता है कि व्यक्ति न्याय के लिए तरस जाए। विगत दिनांक पे भी राम गोपाल जी मेरे ऑफिस आए, मुझसे बोला मैडम मैं जीते जी न्याय चाहता हूँ, बट सर आप सबको पता है इस केस में क्या हुआ और क्या हो रहा है।